गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आरओ के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन कर रहे थे। और सब्जेक्ट क्या था हमारा? पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इसके प्रश्नों को हल कर रहे थे, इस विषय के प्रश्नों को हल कर रहे थे। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की क्लास में पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभयारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जो कथन हमें दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही है? आगे प्रश्न कहता है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सही उत्तर को हमें चुनना है, जिसके लिए हमें ऑप्शन ए, बी, सी, डी दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। सही है। पहला पॉइंट क्या है? सही है। सेकंड पॉइंट क्या है? वन्य जीव अभयारण्यों, टाइपिंग एरर है, आप सही कर लेंगे, कि सबसे अधिक संख्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। दूसरा सेकंड पॉइंट भी क्या है? सही है। पहला और दूसरा दोनों ही पॉइंट क्या है? सही हैं। इस आधार पर हमें कूट में से चुनना है। पहला क्या है? पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए। केवल एक क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही सही हैं। ऑप्शन बी केवल 2, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी दोनों, 1 और 2, ये क्या होगा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। स्पष्ट है। और ऑप्शन डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हम पहले ही जान चुके हैं कि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 दोनों ही सही हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। वहीं वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो सबसे अधिक संख्या कहाँ पर है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है। ऑप्शन ए सुंदरवन, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी निकोबार आइसलैंड, ऑप्शन डी कच्छ। ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, कच्छ में स्थित है। क्या? ओशनिक नेशनल पार्क। कच्छ कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। इस पार्क की, ओशनिक नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1982 में इस पार्क की स्थापना हुई थी। स्पष्ट है। वहीं बात करें चिल्का झील की, तो चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। और कैसी झील है? कैसी झील से तात्पर्य पानी कैसा है? खारे पानी की झील है। चिल्का झील खारे पानी की झील है। और मीठे पानी की झील किसे कहते हैं? वुलर झील को। भारत की मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। अगले प्रश्न की ओर बढ़, निम्नलिखित बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए अमनगढ़, ऑप्शन बी बांधवगढ़, ऑप्शन सी कान्हा। यहाँ पर 2 बार लिखा गया है, आप इसे गलत मानेंगे। ऑप्शन डी संजय डोबरी। इनमें से कौन सा अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए अमनगढ़ बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो कहाँ स्थित है ये स्थित है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है। कहाँ पर? बिजनौर जिले में स्थित है। स्पष्ट है। शेष सभी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी, रातापानी, ये सभी क्या है? माधव टाइगर रिजर्व, ये सभी कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूटों से क्या करना है? सही उत्तर को चुनना है। पहले हम इस प्रश्न को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। क्या ठीक करना है? सूची 2 के आगे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तभी हम इन्हें क्या कर पाएंगे? मैच कर पाएंगे। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर गाजियाबाद लिखा है, आप क्या लिख लीजिए? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, ये टाइपिंग एरर है, आप इसे ठीक कर लीजिए। स्पष्ट है। चलिए अब मैच कर लेते हैं। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? आप जानते हैं उन्नाव में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उन्नाव में स्थित है। ए का 2
सबसे पहले हम मैच करते चलते हैं, ए का 2, ऐसे हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, तो सी और डी तो पूरी तरह से क्या हो गया, गलत हो जाएगा। सिर्फ पहले को मैच करने के आधार पर ही 2 क्या हो गए, गलत हो गए। फिर ओखला पक्षी विहार, ये कहाँ स्थित है, गौतम बुद्ध नगर में, बी का 3, देख रहे हैं आप 3 पॉइंट, बी का 3, ये यहाँ पर मैच हो रहा है। समसपुर पक्षी विहार कहाँ है, रायबरेली में स्थित है, सी का 4, ध्यान दे रहे हैं आप लोग, ओके। और लास्ट है पार्वती औरंगा, यहाँ औरंगा नहीं क्या होगा, अरंगा पक्षी विहार, ये कहाँ स्थित है, गोंडा में स्थित है। तो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 1 1, और इस आधार पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। स्पष्ट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी जिस जनपद में है वह जनपद है। ऑप्शन ए अल्मोड़ा, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी उत्तरकाशी, ऑप्शन डी पिथौरागढ़। इनमें से किस जिले में कौन सी सेंचुरी, अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी स्थित है। इस वन्य जीव सेंचुरी की स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1986 में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट, कौन सा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। प्रश्न पर हमेशा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए, दिए गए जो ऑप्शन है उनमें से क्या है, एक ऑप्शन गलत है और हमें उसे सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए, यह 1991-92 में शुरू किया गया था, क्या, प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये सही है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था, 1991-92 में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी, यह, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, आप सही कर लेंगे, यह मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या पर काम करता है। ऑप्शन बी भी सही है, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो चलाया गया है वो मानव और हाथी के बीच टकराव जो होती है उसकी समस्या को कम करने का कार्य करता है। ऑप्शन सी, यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है। ये क्या है, गलत है, ये ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी, इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था। किसे, प्रोजेक्ट एलिफेंट को केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था। ध्यान रखेंगे हम इस चीज को। प्रोजेक्ट एलिफेंट से कई प्रश्न आते हैं, जैसे कि जो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं उससे ही एक एक प्रश्न बन सकता है। जैसे कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था, तो इसमें आपको पता चल गया कि कब शुरू हुआ था और क्या काम करता है प्रोजेक्ट एलिफेंट, मानव और हाथी के बीच टकराव की जो समस्या होती है उसे कम करने का काम करता है। साथ ही ये योजना, प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से, यहाँ पर ईंधनों है, में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए डीजल, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी मिट्टी का तेल। तो सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से सबसे कम या न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कौन सा ईंधन, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन ए जल विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी वायु ऊर्जा, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय के अनुसार इसका सही उत्तर था जल विद्युत ऊर्जा, लेकिन वर्तमान समय में जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। स्पष्ट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित
नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें क्या है? एक गलत है, हमें उसे फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति। प्राथमिक ऊर्जा, यहाँ पर डैश है, आप यहाँ पर डैश लगा लें, दोनों अंतर हैं। प्राथमिक ऊर्जा क्या है? ज्वारीय शक्ति प्राथमिक ऊर्जा है? नहीं, ज्वारीय शक्ति प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। तेल और गैस क्या है? वाणिज्यिक ऊर्जा है। ऑप्शन बी सही है, तेल और गैस वाणिज्यिक ऊर्जा है। जानवरों का गोबर क्या है? गैर वाणिज्यिक ऊर्जा है, यह भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। वहीं जो सौर ऊर्जा है कैसी ऊर्जा है? गैर पारंपरिक ऊर्जा है। तो ऑप्शन बी, सी और डी क्या है? सही है। हमें क्या निकालना था? गलत फाइंड आउट करना था इस प्रश्न में। और गलत क्या है? प्राथमिक ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा प्राथमिक ऊर्जा नहीं होती है। स्पष्ट है? इसलिए ये ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी दीव, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार, ऑप्शन डी पुदुचेरी। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी दीव। दीव में सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना था। स्पष्ट है? यहाँ एक बात आप गौर करेंगे, क्या 26 जनवरी 2020 को दमन और दीव, साथ ही दादरा नागर हवेली, इन दोनों का क्या कर दिया गया था? विलय कर दिया गया था। विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। इसे हम ध्यान में रखेंगे। तो वर्तमान समय में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। इसका विलय करने के बाद ये भी अपने आप में पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था और ये अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश था। इन दोनों को मिलाकर सरकार ने 26 जनवरी 2020 को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो इस समय भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। राज्य कितने हैं? 28। ध्यान रखिएगा, 28 और 8। 28 क्या है? राज्य हैं और 8 यूटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है, क्या है वो? कौन से ईंधनों में? जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी समुद्र, ऑप्शन डी चंद्रमा। सही उत्तर क्या होगा? सूर्य। जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है सूर्य। स्पष्ट है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट, यहाँ सेज नहीं सेस होगा, सही कर लीजिए। सेस एक्ट लागू किया गया। वाटर सेस एक्ट लागू किया गया। कब लागू किया गया वाटर सेस एक्ट? वर्ष 1978 में। कब लागू किया गया? वर्ष 1978 में। जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में ये लागू हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है, किससे मापते हैं? देखते हैं। ऑप्शन ए जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से, ऑप्शन बी जल में घुली ओजोन की मात्रा से, ऑप्शन सी जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से, ऑप्शन डी जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। नदी का जो जल प्रदूषण होता है वो मापा जाता है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से मापते हैं। ठीक है, जो जल में ऑक्सीजन की मात्रा घुली हुई है उसी से नदी का
जल प्रदूषण मापा जाता है कि नदी में जल में जो ऑक्सीजन है वो कम है या ज़्यादा है। यदि ऑक्सीजन कम होगी जल में तो क्या होगा, प्रदूषण ज़्यादा है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एशियाई भूरा बादल एशियन ब्राउन क्लाउड 2002 अधिकांशतः फैला था। ऑप्शन ए पूर्वी एशिया में, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्वी एशिया में, ऑप्शन सी दक्षिण एशिया में, ऑप्शन डी पश्चिम एशिया में। ऑप्शन डी पश्चिम एशिया में। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है दक्षिण एशिया में। एशियाई भूरा बादल या भूरे बादल कहाँ फैले हुए थे, दक्षिण एशिया में। कब की घटना है ये, 2002 के, आपके प्रश्न में ही दिया गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग इसे। आगे बढ़ते हैं। सामान्य स्थिति में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है। क्या है, प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है और ये प्राथमिक वायु प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, प्राथमिक वायु प्रदूषक है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, प्राथमिक वायु प्रदूषक कौन सी गैस है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण सर्वाधिक हानिकारक है। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है, यहाँ पर क्या कर लीजिए। ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। पिछले प्रश्न में आपने जाना, क्या जाना था, सर्वाधिक हानिकारक कौन सी गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों हानिकारक है, ये गैस जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसके प्रतीक क्या है, सी और ओ, सी और ओ। इस प्रतीक के माध्यम से कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये गैस सबसे ज़्यादा हानिकारक क्यों है, ये गैस इसलिए हानिकारक है क्योंकि ये रक्त में, ये गैस जब आपके शरीर में पहुंचती है, आपके रक्त में पहुंचती है तो क्या करती है, जो हीमोग्लोबिन है उससे बहुत तेजी से जुड़ जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपके रक्त में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है उससे बहुत तेजी से क्या करती है, जुड़ जाती है और क्या बनाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। और जब ये बनता है उसके कारण क्या होगा, रक्त की जो ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता है, हमारे शरीर में रक्त की ऑक्सीजन को ले जाने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता क्या होगी, कम हो जाएगी, तो धीरे धीरे हम हांफने लगते हैं और धीरे धीरे करके हम, या कई बार कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी हानिकारक होती है कि मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, क्यों, ऑक्सीजन शरीर में कम पहुंचता है। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर, कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगीन गैस है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी मीथेन। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर, कार और सिगरेट से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर रंगीन नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड कौन सी गैस है, रंगहीन है। कैसी, रंगहीन गैस है, तो आप यहाँ पर सही कर लेंगे, रंगहीन गैस है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है। अम्ल वृष्टि, अम्ल वृष्टि क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में, एसिड रेन। एसिड रेन के कारण क्या है। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी ओजोन। आप में से किसी को मालूम है एसिड रेन के कारण क्या है, कौन से कारक होंगे। थोड़ा बहुत तो आपने सुना ही होगा एसिड रेन के बारे में, तो कारक भी कभी पढ़े हैं कि नहीं। चलिए, सल्फर डाइऑक्साइड
और नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्या है, एसिड रेन के लिए उत्तरदायी कारक हैं, उत्तरदायी कारक हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? कि कौन सी वर्षा? अम्लीय वर्षा, एसिड रेन के लिए उत्तरदायी है। पिछले प्रश्न में आपने जाना है, बता सकते हैं। ऑप्शन ए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी CH4 मेथेन, ऑप्शन सी O3 ओजोन, ऑप्शन डी सल्फर, क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। यही क्या है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट की घटना हुई थी। आपने यदि पिछली क्लासेस की हैं तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं की हैं तो प्लीज कर लीजिए, जिससे आपको क्या होगा, जानकारी मिलेगी। यहाँ पर जैसे बात आई है भोपाल गैस त्रासदी, ये प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और ये इस प्रश्न की जानकारी आपको मैं पहले ही दे चुकी हूँ, तो आपको मालूम होगा। नहीं मालूम है तो प्लीज पिछली क्लासेस को देखिए, ये आपके लिए ही क्या होगा, लाभकारी होगा। ऑप्शन है 2 दिसंबर 1982, ऑप्शन बी 3 दिसंबर 1985, ऑप्शन सी 3 दिसंबर 1984, ऑप्शन डी 4 दिसंबर 1986। कब हुई थी भोपाल गैस त्रासदी? 3 दिसंबर 1984 को। कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। इस गैस के रिलीज होने से, इस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें अनेकों लोग मारे गए थे और एक लंबे समय तक इस गैस के कारण वहां के लोग उससे प्रभावित रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित योग नहीं, यौगिक, यौगिक का नाम था। पिछले प्रश्न के माध्यम से आपको पता चल गया है, फिर भी हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी फास्फाजीन, ऑप्शन बी फास्फाजीन, ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन डी मेथिल एमाइन। क्या सही है? मिथाइल आइसोसाइनेट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी कैडमियम, ऑप्शन डी मरकरी। क्या सही होगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी लेड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है, प्रायः कारक है। ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी जल प्रदूषण, ऑप्शन सी ऊष्मीय प्रदूषण, ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण। किसका कारक है ये नाभिकीय ऊर्जा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ऊष्मीय प्रदूषण, थर्मल पोल्यूशन का कारक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी पॉलीथीन, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी रबर। कौन आसानी से पर्यावरण में क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी रबर। रबर पर्यावरण में आसानी से डिकम्पोज हो जाएगी, अपघटित हो जाएगी। प्लास्टिक, पॉलीथीन और पारा ये आसानी से नहीं होने वाले हैं, है ना। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रबर। प्राकृतिक रबर, रबर जानते हैं ना, प्राकृतिक है, ये आसानी से जैव न्यूनीकरण हो जाएगा। इसका जैव न्यूनीकरण क्या है? वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं। जैविक प्रक्रम द्वारा बैक्टीरिया के माध्यम से और जो अपघटक होते हैं उनके माध्यम से अपघटित हो जाते हैं, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? जैव न्यूनीकरण कहलाते हैं। और उसके अंतर्गत ये क्या आएगा? रबर शामिल है। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।